हेलो फ्रेंड्स, सीवाई ब्लॉगर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन के विषय में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तौड़ जिले के तिरुतनी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तिरुतनी ग्राम चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1960 तक आंध्र प्रदेश में था और वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में पड़ता है। उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात रहा है। राधा कृष्ण के पुरखे पहले कभी सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने तिरुतनी ग्राम की ओर निष्क्रमण किया था। एक निर्धन किंतु विद्वान ब्राह्मण के संतान थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीर सा मिहाय और माता का नाम सीताम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। उन पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व था। वीरा स्वामी के 5 पुत्री तथा एक पुत्र थे। राधा कृष्ण का स्थान इन संततियों में दूसरा था। उनके पिता काफ़ी कठिनाइयों के साथ परिवार का निर्वहन कर रहे थे। इस कारण बालक राधा कृष्ण को बचपन में कोई विशेष सुख सुविधा प्राप्त नहीं हुआ। विद्यार्थी जीवन दोस्तों, राधा कृष्ण जी का विद्यार्थी जीवन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का विद्यार्थी जीवन बाल्यकाल तिरुपति एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थानों पर ही व्यतीत हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बाल्यकाल इनका तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। उन्होंने प्रथम 8 वर्ष तिरुतनी में ही गुजारे। यद्यपि उनके पिता पुराने विचारों के थे और उनकी धार्मिक भावनाएं भी थी, इसके बावजूद उन्होंने राधा कृष्ण को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से 1900 के मध्य विद्या अध्ययन के लिए भेजा। फिर अगले 4 वर्ष 1900 से 1904 की उनकी शिक्षा बेलूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही मेधावी थे। इन 12 वर्षों के अध्ययन काल में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए। इसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान भी प्रदान किया गया। इस उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद और अन्य महान विचारकों का अध्ययन किया। उन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा भी उत्तीर्ण की और उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने 1905 में कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषयों में विशेष योग्यता की टिप्पणी भी उच्च प्राप्तांकों के कारण मिली। इसके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में छात्रवृत्ति भी थी। दर्शन शास्त्र में एमए करने के पश्चात 1918 में वे मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उसी कॉलेज में जी हाँ दोस्तों, बाद में उसी कॉलेज में वे वो प्राध्यापक भी रहे। जी हाँ दोस्तों, बाद में वो इसी कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। दाम्पत्य जीवन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का दाम्पत्य जीवन कैसे बीता, आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही विवाह संपन्न हो जाता था और राधाकृष्णन भी उसके अपवाद नहीं रहे। 8 मई 1903 को 14 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह शिवा कामू नामक कन्या के साथ संपन्न हुआ। जी हाँ दोस्तों, शिवा कामू नामक कन्या के साथ संपन्न हुआ। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी। जी हाँ दोस्तों, जिससे उनका विवाह तय हुआ था उस समय उनकी आयु 10 वर्ष ही थी। अतः 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी ने उनके साथ रहना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि उनकी पत्नी शिवा कामू ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका तेलुगु भाषा पर अच्छा अधिकार था। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा तो उन्होंने उतना परंपरागत प्राप्त नहीं किया था, लेकिन उनका तेलुगु भाषा में अच्छा अधिकार था, अच्छा मेल था। वह अंग्रेजी भाषा को लिख भी पढ़ सकती थी। 1907 में उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त की। 1908 में राधाकृष्ण दंपति को संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने सुमित्रा रखा। शादी के 6 वर्ष बाद ही उन्होंने 1909 में कला में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। इनका विषय दर्शन शास्त्र ही रहा। उच्च अध्ययन के दौरान वह अपनी निजी आमदनी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करते रहे। 1908 में उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त करने के लिए एक शोध लिखे भी।
इस समय उनकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी। जी हाँ दोस्तों, 1908 में उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद एक शोध भी लिखा। जो जिस उम्र में उन्होंने शोध लिखा उस समय उनकी आयु 20 वर्ष ही थी। इससे शास्त्रों के प्रति उनकी ज्ञान पिपासा बढ़ी। शीघ्र ही उन्हें वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन कर लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा का भी रुचिपूर्वक अध्ययन किया। हिंदू शास्त्रों का गहरा अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी पर हिंदू शास्त्रों का गहरा अध्ययन कैसे पड़ा, आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। शिक्षा का प्रभाव जहाँ प्रत्येक व्यक्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है, वहीं शैक्षिक संस्थान की गुणवत्ता भी अपना प्रभाव छोड़ती है। क्रिश्चियन संस्थाओं द्वारा उस समय पश्चिमी जीवन मूल्यों को विद्यार्थियों के भीतर काफ़ी गहराई तक स्थापित किया जाता था। यही कारण है क्रिश्चियन संस्थाओं में अध्ययन करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन में उच्च गुण समाहित हो गए। लेकिन उनमें एक अन्य परिवर्तन भी आया, जो कि क्रिश्चियन संस्थाओं के कारण ही था। कुछ लोग हिंदुत्ववादी विचारों को ही हेय दृष्टि से देखते थे और उनकी आलोचना करते थे। उनकी आलोचना की डॉक्टर राधाकृष्णन ने चुनौती की तरह स्वीकार किया और हिंदू शास्त्रों का गहरा अध्ययन करना आरंभ कर दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन यह जानना चाहते थे कि वस्तुतः किस संस्कृति के विचारों में चेतनता है और किस संस्कृति के विचारों में जड़ता है। तब स्वाभाविक अंतर प्रज्ञा द्वारा इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करना आरंभ कर दिया कि भारत के दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले गरीब तथा अनपढ़ व्यक्ति भी प्राचीन सत्य को जानते थे। इस कारण राधाकृष्णन ने तुलनात्मक रूप से यह जान लिया कि भारतीय अध्यात्म काफी समृद्ध है और क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा हिंदुत्व की आलोचनाएं निराधार हैं। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संस्कृति धर्म, ज्ञान और सत्य पर आधारित है, जो प्राणी को जीवन का सच्चा संदेश देती है। भारतीय संस्कृति। जी हाँ दोस्तों, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और भारतीय संस्कृति का जुड़ाव क्या था, आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह भली बात जान लिया था कि जीवन बहुत ही छोटा होता है, परंतु इसमें व्याप्त खुशियाँ अनिश्चित है। इस कारण व्यक्ति को सुख दुख में संभाव में रहना चाहिए। वस्तुतः मृत्यु एक अटल सच्चाई है, जो अमीर गरीब सभी को अपना ग्रास बनाती है तथा किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं करता। सच्चा ज्ञान वही है जो आपके अंदर के अज्ञान को समाप्त कर सकता है। सादगीपूर्ण संतोष वृत्ति का जीवन अमीरों के अहंकारी जीवन से बेहतर है। जिसमें असंतोष का निवास है, एक शांत मस्तिष्क बेहतर है। तालियों की उन गड़गड़ाहटों से जो संसद एवं दरबारों में सुनाई देती है, वस्तुतः इसी कारण डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों को समझ पाने में सफल रहे, क्योंकि वे मिशनरियों द्वारा की गई आलोचना के सत्य को स्वयं परखना चाहते थे। इसलिए कहा गया है कि आलोचना परिशुद्धि का कार्य भी करती है। सभी माताएं अपने बच्चों में उच्च संस्कार देखना चाहती है। इसी कारण वो बच्चों को ईश्वर पर विश्वास रखने, पाप से दूर रहने एवं मुसीबतों में फंसे लोगों की मदद करने का पाठ पढ़ाती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह भी जाना कि भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों का आदर करना सिखाया गया और सभी धर्मों के लिए समता का भाव हिंदू संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान को समझा और उसके काफ़ी नज़दीक हो गए। जीवन दर्शन। जी हाँ दोस्तों, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और जीवन दर्शन किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव का मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जात की मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। जी हाँ दोस्तों, उनका ये भाषण था, मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव हो जब देश की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना करना हो। जी हाँ दोस्तों, देश की नीतियों का आधार शांति स्थापना करना हो। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं, आनंदमय अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वो अपने छात्रों को भी देते थे। वह जिस भी विषय को पढ़ाते थे पहले उसका स्वयं गहन अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषयों को भी वो अपनी शैली से सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। इसलिए उन्हें जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्ययवासी जीवन किस तरीके से सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन से जुड़ा हुआ है, आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। 1909 में 21 वर्ष की उम्र में डॉक्टर राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में कनिष्ठ व्याख्याता के तौर पर दर्शन शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया। यह उनका परम सौभाग्य था कि उनको अपनी प्रकृति के अनुकूल आजीविका प्राप्त हुई थी। यहाँ उन्होंने 7 वर्ष तक न केवल अध्ययन कार्य किया, अपितु स्वयं भी दर्शन
भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म का गहराई से अध्ययन किया। उन दिनों व्याख्याता के लिए यह आवश्यक था कि अध्यापन हेतु वह शिक्षण का भी प्रशिक्षण भी प्राप्त करें। इसी कारण 1910 में राधाकृष्णन ने शिक्षण का प्रशिक्षण मद्रास में लेना आरंभ कर दिया। इस समय उनका वेतन मात्र 37 रुपये था। दर्शन शास्त्र विभाग के तत्कालीन प्रोफेसर डॉक्टर राधाकृष्णन के दर्शन शास्त्रीय ज्ञान से अत्यंत अभिभूत हुए। उन्होंने उन्हें दर्शन शास्त्र की कक्षाओं में अनुपस्थिति रहने की अनुमति प्रदान कर दी, लेकिन इसके बदले यह शर्त रखी कि वह उनके स्थान पर दर्शन शास्त्र की कक्षाओं में पढ़ा दें। तब राधाकृष्णन ने अपने कक्षा साथियों को एक तरह प्रभावशाली व्याख्यान दिए जिससे वे शिक्षार्थी भी चकित रह गए। इसका कारण यह था कि उनकी विषय पर गहरी पकड़ पड़ी। दर्शन शास्त्र का संबंध में दृष्टिकोण स्पष्ट था और व्याख्यान देते समय उन्होंने उपयुक्त शब्दों का चयन भी किया। 1912 में डॉक्टर राधाकृष्णन की एक मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व शीर्षक से एक लघु पुस्तिका भी प्रकाशित हुई, जो कक्षा में दिए गए व्याख्यानों का संग्रह था। उन्होंने 7 वर्ष तक न केवल अध्यापन कार्य किया, अपितु स्वयं भी भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म का गहराई से अध्ययन किया। प्रत्येक पद की व्याख्या करने के लिए उनके पास शब्दों का अतुल भंडार तो है ही, उनकी स्मरण शक्ति भी अत्यंत विलक्षण थी। मानद उपाधियां। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्या क्या मानद उपाधियां प्राप्त हुई दोस्तों, आइए जानते हैं। जब डॉक्टर राधाकृष्णन यूरोप एवं अमेरिका प्रवास से पुनः भारत लौटे तो यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां प्राप्त करी, उनकी विद्वता का सम्मान किया। 1928 की शीत ऋतु में उनकी प्रथम मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से उस समय हुई जब वह कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए कलकत्ता आए हुए थे। यद्यपि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय शैक्षिक सेवा के सदस्य होने के कारण भी किसी राजनीतिक संभाषण में हिस्सेदारी नहीं कर सकते थे, तथापि उन्होंने इस योजना की कोई परवाह नहीं की और भाषण दिया। 1929 में इन्हें व्याख्यान देने हेतु मानचेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया। इन्होंने मानचेस्टर एवं लंदन में कई व्याख्यान दिए। इनकी शिक्षा संबंधी उपलब्धियों के दायरे में निम्नवत संस्थाएं सेवा कार्यों को देखा जा सकता है। सन 1931 से 36 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक प्राध्यापक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में 1937 से 1941 तक कार्य किया। सन 1939 से 48 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1953 से 1962 तक 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राजनीतिक व्यक्ति के रूप में इनका जीवन। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की यह प्रतिभा थी कि स्वतंत्रता के बाद भी इन्हें संविधान निर्माती सभा का सदस्य बनाया गया। वे 1947 से 1949 तक इसके सदस्य रहे। इस समय वे अखिल विश्वविद्यालय के चेयरमैन भी नियुक्त किए। अखिल भारतीय कांग्रेस जन यह चाहते थे कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य बनाए गए जाएं। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राधाकृष्णन के संभाषणी वक्तृत्व प्रतिभा का उपयोग 14-15 अगस्त 1947 को रात को उस समय किया जाए जब संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र आयोजित हो। राधाकृष्णन को यह निर्देश दिया गया कि वो अपने संबोधन में रात के ठीक 12 बजे समाप्त करें, क्योंकि इसके पश्चात ही नेहरू जी के नेतृत्व में संवैधानिक संसद द्वारा शपथ ली जानी चाहिए। राजनयिक कार्य। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने ऐसा ही किया और ठीक रात 12 बजे अपने संबोधन को विराम दिया। पंडित नेहरू को राधाकृष्णन के अलावा किसी अन्य को इसकी जानकारी नहीं थी। आज़ादी के बाद उनसे आग्रह किया गया कि वह अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनीतिक कार्यों की पूर्ति करें। इस प्रकार विजय लक्ष्मी पंडित का इन्हें नया उत्तराधिकारी चुना गया। पंडित नेहरू के इस चयन पर कई व्यक्तियों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि एक दर्शन शास्त्री को राजनयिक सेवाओं के लिए क्यों चुना गया। उन्हें यह संदेह था कि डॉक्टर राधाकृष्णन की योग्यताएं सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुकूल नहीं है, लेकिन बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह साबित कर दिया कि मॉस्को में नियुक्त भारतीय राजनयिकों में वे सबसे बेहतर थे। वे एक गैर परंपरावादी राजनयिक थे। जो मंत्रणाएं देर रात होती थी वे उनमें रात 10 बजे तक ही भाग लेते थे, क्योंकि उसके बाद उन्हें शयन का समय हो जाता था। जब राधाकृष्णन एक शिक्षक थे तब भी वे नियमों के दायरे में नहीं बंधे थे। कक्षा में या 20 मिनट देरी से आते थे और 10 मिनट पूर्व ही चले जाते थे। उनका कहना था कि कक्षा में इन्हें जो व्याख्यान देना होता है वह 20 मिनट के पर्याप्त समय में संपन्न हो जाता है। इसके उपरांत भी यह विद्यार्थियों के प्रिय एवं आदरणीय शिक्षक बने रहे। उपराष्ट्रपति कैसे 1952 में सोवियत संघ के आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया था। नेहरू जी ने इन्हें इस पद पर हेतु राधाकृष्णन का
चयन करके पुनः लोगों को चौंका दिया। उन्हें आश्चर्य था कि इस पद के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी राजनीतिज्ञ का चुनाव क्यों नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन ने राज्यसभा में अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। सन 1952 में वो भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। बाद में पंडित नेहरू का यह चयन भी सार्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में एक गैर राजनीतिक व्यक्ति ने सभी राजनीतिज्ञों को प्रभावित किया। संसद के सभी सदस्यों ने उन्हें उनके कार्य व्यवहार के लिए काफ़ी सराहना की। इनकी सदस्यता, दृढ़ता और विनोदी स्वभाव को लोग आज भी याद करते हैं। शिक्षक दिवस के रूप में दोस्तों सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को कैसे याद किया जाता है। हमारे देश के द्वितीय किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। भारत रत्न, यद्यपि उन्हें 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उनका औचित्य डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए समाप्त हो चुका था। जब वे उपराष्ट्रपति बन गए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में उन्हें या उनकी महान दार्शनिक व शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। जी हाँ दोस्तों, ये थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन से जुड़ी हुई संक्षिप्त जानकारियाँ जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर की। तो वीडियो को कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा।